नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। और मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे सीनियर सर। और आज जैसे सर राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक जी से मुलाकात करी है और 5 राज्यों में चुनाव है, तो ये कोई उन्होंने बम फोड़ दिया है या फिर इसका क्या मकसद हो सकता है ऐसी मुलाकात का? राजनेताओं का हमेशा मकसद सियासी ही होता है। अब सोचिए कि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, इसके बाद आम चुनाव 2024 है, और ऐसे मौके पर यदि राहुल गांधी मिलते हैं सत्यपाल मलिक से, उनका इंटरव्यू करते हैं, तो अंदाजा लगाइए कि उन्होंने सत्यपाल मलिक को ही क्यों चुना। ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक को ही क्यों चुना। ये तो आपकी बात सही है, लेकिन जैसे कि देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं, और ये अब टूटता हुआ भी नजर आ रहा है हम लोगों को। जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से अपनी बातें सामने रख रहे हैं, और अब एकदम से उनका सत्यपाल मलिक से मिलना, तो ये कहीं ना कहीं अगर सियासत के उसमें देखा जाए तो दिमाग में खटकती है ये बात। देखिए, सत्यपाल मलिक के बारे में सब कुछ जानता है कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में चले गए, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक राज्यपाल रहते हुए भी वो इस सरकार के खिलाफ बोला करते थे। और फिर उन्होंने कश्मीर में रहते हुए फाइलों को लेकर के बात की थी, जिसको लेकर के सीबीआई की जांच भी चल रही है और भी कई जांचें चल रही है। अब वो राज्यपाल रहे नहीं, और राज्यपाल जैसे ही कोई बनता है पार्टी से नाता टूट जाता है। वो चाहते थे कि सरकार उनके खिलाफ एक्शन करे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, जांच जरूर शुरू हो गई। तो जो कुछ भी ये चल रहा है आप देख रहे होंगे, चाहे अखिलेश यादव का इशू हो, चाहे कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे आईएनडीए हो, वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव उसके मद्देनजर हो रहा है। जैसे आज ही के इंटरव्यू के बारे में बात करें कि उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे। पुलवामा, उन्होंने कश्मीर में आर्टिकल 370, उसके बाद स्टेटहुड, उसके बाद मणिपुर, अडानी वगैरह वगैरह। अब राहुल गांधी नई संसद भवन को लेकर के राहुल गांधी इन सारी इश्यूज पे बहुत मुखर रहे हैं। खासतौर से यदि अडानी की बात की जाए तो बेशक राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अडानी का प्रोजेक्ट लग रहा होगा और वो सारी सुविधाएं उनकी कांग्रेस की सरकार दे रही होगी, लेकिन यदि घेरना है इस सरकार को तो वो घेरते हैं कि ये कुछ चंद पूंजीपतियों की सरकार है और मित्रों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वो सब कुछ जो अभी तक वो कहते रहे हैं वो इनके माध्यम से कहलवाने की कोशिश हो रही है सत्यपाल मलिक से। क्योंकि देखिए, सत्यपाल मलिक क्या है, अपने देश की जो राजनीति है वो जातीय और धर्म में बटी हुई। बेशक कोई कितना वो कह ले कि हम जो है विकास कर रहे हैं और विकास पे चुनाव लड़ेंगे, विकास की बातें होती भी है, लेकिन वास्तव में जो है विकास पे कभी भी चुनाव लड़ा नहीं जाता और जीता भी नहीं जाता है। वो जाति पर ही कहीं ना कहीं बात आ ही जाती है। और हर दल इसका ध्यान रखता है, सारे दल, चाहे एनडीए हो चाहे जो बना है गठबंधन हो, सब ध्यान रखते हैं। अब जैसे एक जातीय जनगणना की बात लीजिए, तो जातीय जनगणना में हाल के दिनों में देखा होगा आपने कि पहले कांग्रेस जातीय जनगणना के समर्थक नहीं थी। बिल्कुल। 2011 के सेंसस में जो मनमोहन सरकार थी उसमें तो आपने करा ही लिया था ना, उसकी रिपोर्ट को रोक लिया था। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि इसको लेकर के झमेला पड़ जाएगा। अब क्या हुआ कि लगभग 1 दशक बाद आपका स्टैंड बदल जाता है। मध्य प्रदेश जाते हैं और बोलते हैं हर रैली में कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सबसे ज्यादा उन्होंने आवाज उठाई इस बात को लेकर। बात यहीं तक होती तो भी चल जाती। चलिए, चुनावी सभा थी, आपने चुनावी चाल चली। बात यह होती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की जात गिनी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ तो कोई ओबीसी है ही नहीं, कोई दलित है ही नहीं। कैमरामैन हाथ उठाता है तो कहते हैं कि नहीं, आप नहीं, मेन ये है, इसमें तो कोई है ही नहीं। अरे भाई, आपको जातीय जनगणना कराना है, अब जातीय जनगणना करा लीजिए। आज आपकी सरकार नहीं, कल आपकी सरकार आएगी। कल आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं करा लिया था? तब आप क्यों इस बात को टालते रहे थे? मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू की थी? बीपी सिंह ने लागू की थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? इंदिरा गांधी के रेजिम में आई थी। इंदिरा गांधी ने तो टाल दिया था। मतलब सत्ता का एक ही चरित्र होता है, राजनेताओं का भी होता है, कैसे चुनाव जीतना है। जब चुनाव का वक्त आता है तो इनको सारे नए नए मुद्दे निकल करके आ जाते हैं और वो उससे विरोधी को घेरने की कोशिश करते हैं। अभी जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, इसको किस बात पे घेरा जा रहा है कि आप कहते हैं कि हम गरीबों के सबसे बड़े मसीहा हैं और आप जो है जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। जाति जनगणना पे क्यों घेरा जा रहा है? इसलिए घेरा जा रहा है कि इनको पता है कि पिछड़ों की संख्या ज्यादा है। कांग्रेस का जो वोट बैंक रहा है हमेशा वो रहा है ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, और ये जो अपना ओरिजिनल वोट बैंक है वो खो चुके हैं। ब्राह्मण चला गया सड़क करके बीजेपी के साथ। ऐसे ही दलित का भी एक हिस्सा बीजेपी के साथ आ गया और एक हिस्सा मान लीजिए बसपा जैसे दलों के पास है। ठीक है, और मुस्लिम भी छिटक गया आपसे। तो अब आपको दिखता है कि वो यदि पिछड़ों को साध हैं
तो बात बन सकती है। इस बात पर गौर करने को तैयार ही नहीं है कि पिछड़े कभी आपके वोट बैंक नहीं रहे। पॉकेट विशेष में मिलता रहा तो कोई अलग बात है, कभी पिछड़े जो है कांग्रेस के वोट बैंक नहीं रहे। लेकिन उनको लग रहा है कि उन्हीं पिछड़ों के समर्थन से नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री 2 बार बन गए और तीसरी बार भी बनने के लिए वो कुलाचे भर रहे हैं और ऐलान कर रही है बीजेपी बकायदे कि हम आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो है ऐलान किया कि हम तीसरी बार आ रहे हैं और लाल किला से भी ये बात बोली थी। तो इनको लग रहा है कि उस पिछड़े को तोड़, सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस की बात नहीं है, और जो भी इनके विरोधी होंगे, जो भी इनकी जगह पे रहता वही काम करता, वही काम कर रहे हैं कि पिछड़ों को तोड़। अब तोड़ पाते हैं कि नहीं तोड़ पाते वो अलग बात है। तो आज के इंटरव्यू की खास बात यह है कि ये इसमें सबको जो है सारे मुद्दों को उठा करके और कहीं ना कहीं उस पर, जैसे किसानों का मुद्दा था, वो सतपाल मलिक की राय उस पर लेना चाहते थे। लेकिन जैसे सत्यपाल मलिक से इन्होंने मुलाकात करी, अब ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं घाटा साबित होगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसलिए कि हमने पूरा इंटरव्यू देखा, लगभग 28 मिनट का है और राहुल गांधी ने उसको जो है अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पे जी। कोई एक बात मुझे ऐसी नजर उसमें नहीं आई जो कि पहले सतपाल मलिक नहीं बोल चुके हैं। किसानों के मुद्दे पे बोल चुके हैं, पुलवामा पे बोल चुके हैं, पुलवामा पे बल्कि आज उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये सरकार ने कराया, लेकिन सरकार ने उसकी लाभ लेने की कोशिश की। ठीक है, एयरक्राफ्ट मांगा जा रहा था, वो इन्होंने नहीं दिया था। उसके बाद घटनाक्रम हो जाने के बाद प्रधानमंत्री का हवाला दे रहे हैं कि वैसे ऐसे एयरपोर्ट पहुंचे थे, राहुल गांधी को वहां बंद कर दिया गया है। राहुल गांधी अपनी कहानी सुना रहे हैं, किसानों के मुद्दे पे बोल ही रहे हैं, कास्ट सेंसस पे बोल ही रहे हैं, मणिपुर की घटना पे बोल ही रहे हैं, सारे मुद्दों पे उन्होंने बोला है। लेकिन इन मुद्दों पे ऑलरेडी वो पहले बोल चुके हैं और जो पहले बोल रहे हैं उससे कोई इतर राय आज उन्होंने नहीं रखी। या तो पुलवामा पे कोई बहुत बड़ा खुलासा कर देते कि उनके पास ये फाइल आई थी और ये उन्होंने देखा था, ऐसा किया था, बस वही बातें बोले हैं जो जिसकी संभावनाएं बनती हुई सी उनको दिखी थी उस समय भी और आज भी। तो होता क्या है कि जैसे कि अभी तो 6 महीने का लोकसभा का चुनाव है, राज्यों का चुनाव जरूर है, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ, एक ये होगा कि सतपाल मलिक ने ऐसे ऐसे इंटरव्यू दिया, उसमें ये बात आई, वो 1-2 दिन चर्चा होगी और ये लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जब अडानी का मुद्दा उठाया गया या और कोई इशू उठाया जाता है तो सरकार जो है वो हेडलाइन बदलने के लिए दूसरा इशू कर दे, जैसे अतीक अहमद की बात आ जाती है, अतीक अहमद की बात आ जाती है। तो ये हर सरकारों का सत्ता में ये होता है कि ये राजनीति हो रही है ना, राजनीति हो रही है तो एक दूसरे से बढ़त लेने की कोशिश हो रही है। तो बढ़त लेने की कोशिश में क्या होगी, जो सरकार रहती है वो सरकार ये करती है कि कैसे जो है हेडलाइन को बदला जाए, कैसे उस पर चर्चा कम होने दिया जाए, चर्चा उस पर ना हो। तो वो सब वही बातें हुई है जो पहले होती रही है। जी सर, जैसे अब चुनाव की बात अगर यहाँ पर हो ही रही है तो मेरे मन में एक सवाल आया सबसे बड़ा, भाई बीजेपी के पास अपना चेहरा है प्रधानमंत्री का, लेकिन इन्होंने गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने इतना बड़ा ये जो दलों को जोड़कर एक पूरा गठबंधन बनाया है। अब इसमें जब बाई चांस मान लीजिए एक बार को जीत जाता है इंडिया गठबंधन इनका, तो ये क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बोर्ड लग रहे हैं प्रधानमंत्री के, आने वाले प्रधानमंत्री, कोई राहुल गांधी का नाम दे रहा है कांग्रेस से, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल। तो इस पर भाई इनके मुझे लगता है मतभेद तो जरूर होंगे, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष को एक करना मतलब मेढक को तोड़ना, और ये आज का नहीं, ये शुरू से जब से विपक्ष भिन्न भिन्न विचारधाराओं के राजनीतिक दलों को जोड़ने की कोशिश हुई है। सबसे जो इसका एग्जाम्पल मिलेगा वो 1977 वाली जो जनता पार्टी बनी थी, और उसके बाद से जितने भी गठबंधन बने, हालांकि जो 98-99 के बाद जो गठबंधन आए वो सक्सेस भी हुए हैं, चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, जो स्वार्थ होते हैं, वो टकराता है। जैसे दिल्ली में आम आदमी से टकरा रहा है, पंजाब में कांग्रेस का आम आदमी से टकरा रहा है, और इसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से टकरा रहा है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से टकरा रहा है। तो एक पार्टी या व्यक्ति विशेष को हराने के लिए आप एक तो हो जाते हो, लेकिन वो बहुत दिनों तक चलता हुआ सा एक साथ नहीं दिखता है। अब जैसे अखिलेश यादव का एमपी में आपने नहीं दिया तो उनकी नाराजगी स्वाभाविक है, वो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में मैं देखूंगा। तो ये जो है पहले तो एका हो जाए, इनका नेता कोई चुन लिया जाए, नेता करेंगे चुनाव बाद चुन लेंगे, चलिए सीट शेयरिंग पे सबसे ज्यादा मामला फंसेगा, उसी के लिए धमकी दे रहे हैं अखिलेश यादव। ये इतना आसान नहीं है जितना कि ये लोग समझ रहे हैं। अभी देखते रहिए कि आगे आगे होता है क्या। और ऐसा नहीं है, बीजेपी ने जैसे पीडीपी से किया था, तो जब बेमेल गठबंधन होता है
तो ऐसा ही होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 तक ये गठबंधन ये खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा राहुल गांधी ने अपने लिए खुद ही गद्दा खोल दिया एक तरह से ना, कांग्रेस ने इस गठबंधन को जोड़ के बीजेपी को ऑटोमेटिकली बता दे कि आप जीत रहे हो, क्योंकि इतने सारे दलों को जोड़कर और एक इतना बड़ा गठबंधन बनाना जिसमें बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि सभी बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश से, भाई अखिलेश यादव है तो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी आ रही है बंगाल से, ज्यादा जोगी मत हो जा तो ज्यादा जोगी हैं वहां पे, और सब अपने अपने दलों के प्रमुख हैं। अब देखिए अखिलेश यादव को पीएम बनाने के लिए लग गया, नीतीश कुमार को लेकर के पहले लगा था, ममता बनर्जी, इसी में अरविंद केजरीवाल, जितने नेता हैं उनके कार्यकर्ता कहेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं का अपना जो है अपनी अलग राय है, वो पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन बिना सह के कुछ भी नहीं होता है। हर दल जो है साबित करने में जुटा है कि हमारा नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, यानी जितने दल गठबंधन में है वो एक दो को छोड़ दीजिए, बहुत जो छोटे हैं, बाकी सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं उनके नेता। जी, अब अखिलेश यादव ने तो पूरा खामियाजा भुगतने के लिए कह दिया है खैर कांग्रेस को कि उत्तर प्रदेश में इस चीज को उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसी कोई बात सामने देखने को नहीं मिल रही है। और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता आजम खान, जिनको अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया है फर्जी प्रमाण पत्र मामले में, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब आजम खान को लेकर के अभी तक ये बातें हो रही थी कि उनके खिलाफ इतने मुकदमे योगी सरकार ने लाद दिए। ये जो डिसीजन हुआ है या इसके पहले वाला जो डिसीजन आया था जिसमें कि सदस्यता गई, वो हुआ है कोर्ट से, और इसमें हुई है सजा। दो सर्टिफिकेट, दो बर्थ सर्टिफिकेट होना, एक के आधार पर चुनाव लड़ना, तो आपकी सदस्यता भी चली गई और अब हो गई सजा। तो आप इसके जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें आपको क्या अधिकार है? आप अपील में जाएंगे, आप अपील में जाइए। इसके लिए राजनीतिक रूप से किसी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये तो बाकायदे आपराधिक केस है, मामला चला, सजा हुई। हाँ, ये बात जरूर है कि आजम खां अभी तो 20-24 महीने जो है जेल में रह करके आए थे, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले थे। अब ये सजा हो गई, तो सजा के रूप में जब आप भुगतने के लिए जाएंगे तो लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा, लंबे समय तक रहना पड़ेगा। ठीक है, आपसे फिर कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।